वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का वेटेज जो है वो नॉर्मली 10 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक बात है। ओके, अब सवाल है सर कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात दिमाग में बिठा लीजिए कि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल होगा पर बहुत लॉजिकल होगा, बहुत प्यारा होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक बात है। पर अंडरस्टैंडिंग बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा वेट करना, एकदम से मत घबराना कि यार हमको कम समझ में क्यों आ रहा है। थोड़ा सा अपन पूरी बात को समझेंगे, उसके बाद जब एक दो एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा तो आपको आराम से आने लगे, है ना। पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय लगेगा, हो सकता है 1 घंटे या 1.5 घंटे का अपन को पहले अंडरस्टैंडिंग बनाने में लगे, है ना। तो आराम से बस आपको सुनते जाना है, जो डाउट आपके मन में आएंगे आगे चल के वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अकाउंटिंग की। अगर अकाउंटिंग की अपन बात करें तो अकाउंटिंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, है ना। आप जो रिकॉर्ड्स करते हो डेटा को या रिकॉर्ड करते हो वो होता है आपका अकाउंटिंग। अब जब आप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप जो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने जो अकाउंट्स आज तक पढ़ा है या आपका जो अलग से सब्जेक्ट जो अकाउंट्स आप पढ़ते हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बेसिकली जो उसका नाम है वो, या मेनली जो उसका नाम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा डेटा ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल डेटा इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा ही रिकॉर्ड होता है, सब कुछ ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ओनली कॉस्ट रिलेटेड डेटा इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। मेनली हम जो कंसर्न होते हैं वो केवल कॉस्ट के डेटा के लिए होते हैं, इसलिए कॉस्ट डेटा को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब हमें फिक्स असेट रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं, क्या करेंगे फिक्स असेट को रिकॉर्ड करके, है ना। फिक्स असेट हो गया, कैपिटल हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, इन सबको रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, है ना। तो जो मेन फोकस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कॉस्ट रिलेटेड डेटा पर ही होता है। एक और बात जो होती है कि जो आपका फाइनेंशियल डेटा होता है वो जो होता है या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो आपकी एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए होती है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्टी समझते हैं आप, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या और भी कोई हो सकते हैं, है ना। जबकि जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, वो आपका इंटरनल पर्पस के लिए होता है। जैसे कि अपना जो मैनेजमेंट होता है मेनली अपन उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट खुद के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, उसे पता चले कि कॉस्ट कितनी लगी है, उस कॉस्ट के हिसाब से प्राइस को डिसाइड कर पाना या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स लगाना, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक और बात है, जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना, मल्टीपल क्या लिख दिया भाई, एक सेकेंड, मल्टीपल अकाउंट्स आर मेड। अब देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ओनली लिमिटेड अकाउंट्स आर मेड। यहाँ पर उतने सारे अकाउंट्स स्टार्ट या उतने सारे अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं जितने कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे सपोज आपकी फैक्ट्री है, तो यार फैक्ट्री में सपोज आपका रेंट लगा, फैक्ट्री का रेंट लगा, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगी, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन लगा, फैक्ट्री में जो मशीन रही है उस पर डेप्रीसिएशन लगा। हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है, रेंट अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, डेप्रीसिएशन अलग, हर असेट का अकाउंट अलग। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, इन सबको मिलाकर क्या नाम दे देंगे, बोले फैक्ट्री ओवरहेड, और इसका एक अकाउंट खोल देंगे, बात खत्म। समझ पा रहे हैं आप? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर छोटी छोटी चीज़ का अकाउंट अपन खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बाहर वालों के लिए बना रहे हैं, तो बाहर वालों को उतना पूरा ज्ञान नहीं होता, तो उनको प्रॉपर एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ को, हर अकाउंट को सेपरेटली बना देते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं तो हम अपने इंटरनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतने अकाउंट्स हम बनाएंगे, है ना। सो ये डिफरेंस है आपका, है ना। अकाउंटिंग में भाई, अकाउंटिंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली बाहर वालों के लिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग घर वालों के लिए है।
ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारा अकाउंट्स आपको ओपन करने होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत लिमिटेड अकाउंट्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं वो बनाते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने पर्पज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। ओके, पहली बात तो ये हो गई भाई। अब चलते हैं आगे, सेकेंड बात कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें सर इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सर, कि कॉस्ट को अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे नॉर्मली हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल अकाउंट में, वैसे ही अब हम कॉस्ट में भी अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक बात है। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, आप इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक बात है। दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड जैसा नाम है वैसी मीनिंग, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है वेयर सेपरेट accounts are made for cost records and फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, अलग से पूरा इसका सिस्टम होगा, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड पूरी तरह से अलग रखे जाएंगे। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, तो अपन उसे बोलेंगे नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है, कि कॉस्ट का पूरा रिकॉर्ड अलग होगा, कॉस्ट की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगी, फाइनेंशियल की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होंगी। अगर ऐसा सिस्टम हम मेंटेन करते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है आप समझ गए होंगे, वेयर कंबाइंड अकाउंट्स आर केप्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। मतलब हम अलग से कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं रखने वाले हैं, कंबाइंड अकाउंटिंग की करी जाएगी कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, ठीक बात है। तो दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, एक हो सकता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा हो सकता है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स या कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखे जाएंगे, फाइनेंशियल के अलग रखे जाएंगे। इंटीग्रेटेड में क्या होगा, कॉस्ट और फाइनेंशियल के लिए अलग से रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे, कंबाइंड रिकॉर्ड ही बनाए जाएंगे, ठीक बात है। ओके, तो ये तो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब समझना तीसरी बात, हमें मेनली फोकस करना है, शुरुआत करना है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम से, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको पहले ये बता देता हूँ कि जैसे आपके पास दो सिस्टम है, एक तो है आपके पास कौन सा इंटीग्रेटेड, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड। हम पहले समझेंगे नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और आपका जो एग्ज़ाम है 99.99% नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ही आपसे पूछा जाता है, ठीक बात है। और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, हम पहले नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम पूरा समझेंगे, उसको समझने के बाद लास्ट में मैं बताऊंगा इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, और उसको बताने में मुझे केवल 2 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समझ गए तो बस 5 मिनट लगेंगे और आपका इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम खत्म, ठीक बात है। तो इसे हम लाएंगे एंड में, ठीक बात है। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपन कहाँ से, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कॉस्ट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड हैं, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से अलग रखे जाते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अंडर दिस सिस्टम ओनली कॉस्ट रिलेटेड लेजर्स कहो या अकाउंट कहो, लेजर्स आर मेड। केवल कॉस्ट से रिलेटेड लेजर ही हम रखते हैं। और सिंपल शब्दों में ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मोस्टली
nominal accounts are prepared, ठीक है, that is real and personal accounts are not made या opened। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, आप बताओ। पर्सनल अकाउंट बनाकर हम करेंगे क्या यहाँ पर? जैसे सपोज हमको 2000 रुपये किसी क्रेडिटर के देने हैं, तो इसका कॉस्ट से क्या रिलेशन है, समझ रहे हो? कॉस्ट रिकॉर्ड की हम बात करेंगे तो केवल कॉस्ट वाला डेटा आना चाहिए। या फिर हमारे पास बिल्डिंग हमने खरीदी, अब बिल्डिंग खरीदने का कॉस्ट से क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट की कॉस्ट से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत नॉर्मली कॉस्ट रिलेटेड लेजर ही बनाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि मोस्टली नॉमिनल अकाउंट ही बनाए जाते हैं, खर्चे वाले अकाउंट ही बनाए जाते हैं, और रियल और पर्सनल नॉर्मली नहीं बनाए जाते हैं। ऐसा अपन को दिमाग में रखना है, ठीक बात है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगी, इससे एक प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? इन दिस वे डबल अकाउंटिंग सिस्टम वुड बी इग्नोर्ड। तो भाई अगर ऐसा हुआ कि हमने पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं खोले, केवल नॉमिनल अकाउंट हमने बनाए, मान लो, तो ऐसे तो डबल एंट्री सिस्टम इग्नोर हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अपन ने मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल खरीदा तो अपन ने क्या एंट्री करी, अभी लिख देता हूँ, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ये बताऊँगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। अभी समझो मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल या फिर परचेस आपने डेबिट करा। 2 आप करते हो कैश, तो कैश तो एक रियल अकाउंट है, तो फिर तो रियल अकाउंट ओपन होगा, और कैश नहीं लिखोगे तो भी हम फंस जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? या फिर 2 कैश की जगह आप क्या लिखोगे, परचेस टू क्रेडिटर, आप ऐसा लिखोगे, तो क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, तो फिर वो ओपन हो जाएगा, और वो नहीं लिखोगे तो डबल एंट्री सिस्टम इग्नोर हो जाएगा। तो क्या करें सर, तो क्या करें? तो फिर अपन एक काम करेंगे, यहाँ मैं कुछ लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ लिखता हूँ, सो टू कंप्लीट दी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ accounting we will prepare or use a separate ledger account, ledger or account which is known as कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है ये बात? क्या बताया मैंने कहा यार देखो, नॉर्मली जब आप कॉस्ट का रिकॉर्ड बनाओगे तो कई बार पर्सनल और रियल अकाउंट भी बीच बीच में आएंगे, और आप कहोगे यार इनकी तो हमें ज़रूरत है, इनको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन इनको इग्नोर करने पर क्या होगा, आपका डबल एंट्री सिस्टम क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो अपन ने क्या बोला, सो टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी विल प्रिपेयर और यूज़ अ सेपरेट लेजर, जिसका नाम क्या होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहो या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका मतलब आप ऐसा हो गया, सपोज आपने माल खरीदा, तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेस या फिर मटेरियल, जो भी लिखना है अपन को, है ना। यहाँ पर एक्चुअली कॉस्ट में ना अपन मटेरियल लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार मटेरियल बोल रहा हूँ, पर ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अभी आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो मैं परचेस ही बोल रहा हूँ। परचेस टू कैश लिखते हो, तो कैश की जगह आप क्या लिख देना, CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक बात है। या फिर आपने उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदने पर आप क्या एंट्री करते हो, परचेस टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर की जगह क्या लिख देना आप, CLC। तो कुल मिलाकर जहाँ पर भी पर्सनल रियल आएंगे हम क्या करेंगे, CLC वर्ड का यूज़ करते जाएंगे। तो अपना डबल एंट्री सिस्टम भी पूरा हो जाएगा और केवल कॉस्ट रिलेटेड डेटा ही मेंटेन हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो ये हो गई नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात है, ठीक है। अब क्या करें भाई हम, अब एक काम करते हैं, इस सिस्टम को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें कॉस्ट शीट का ज्ञान बेहद ज़रूरी है। सर ये अचानक से कॉस्ट शीट की बात क्यों कर रहे हो, अगर ये चैप्टर समझना है तो आपको कॉस्ट शीट तो अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट की ही एक तरीके से हम अकाउंटिंग करने वाले, कॉस्ट शीट को ही हम अकाउंट फॉर्म में लिखने वाले, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो मैं पहले आपको कॉस्ट
शीट समझाने वाला हूँ, है ना। वैसे वो आपको आती है, मैं एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ, ठीक बात है। तो ये है हमारा फोर्थ मैटर, और इसमें हम जानेंगे कॉस्ट शीट क्या होती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे ही मैं इस चैप्टर के दो क्वेश्चन भी लगवा दूंगा ना, उसके बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, स्टार्टिंग से धीरे धीरे मैं बातों को समझाते जाऊँगा, है ना। कॉस्ट शीट क्या होती है, अच्छा इसको उधर बना देते हैं क्योंकि इतने में तो बन ही नहीं पाएगा, है। तो ये आ जाते हैं अपने कॉस्ट शीट पर, ठीक है। कॉस्ट शीट क्या होती है, पहली बात तो यहाँ पर हम एक छोटी कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं, ठीक है, स्मॉल कॉस्ट शीट। सर ये स्मॉल कॉस्ट शीट क्या होती है, अरे अपन ने जो कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ा है उसमें ना कॉस्ट शीट बहुत डिटेल्ड फॉर्म में दी है, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक सिंपल कॉस्ट शीट की ज़रूरत पड़ेगी जो बार बार हम यूज़ करेंगे, है ना। वो बहुत डिटेल्ड इसलिए है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर 10 नंबर का कॉस्ट शीट ही पूछना है उनको, तो उतना खींचते हैं वो वहाँ पर। यहाँ पर अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़रूरत में हमें आने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है सुनिए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आता है बताइए, प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट। तो भाई अगर डायरेक्ट खर्चों को हम ऐड कर दें तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर क्या ऐड करते थे हम, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे, तो क्या आ जाता था, फैक्ट्री कॉस्ट, या यूँ कहिए कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग WIP का और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, ठीक बात है। अगर कॉस्ट शीट किसी ने नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लेना आप, क्योंकि उसके बिना तो संभव नहीं है इस चैप्टर को ढंग से समझ पाना, है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एडमिन ओवरहेड को जोड़ देना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते थे हम, तो यहाँ आ जाता था आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि जब मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा तो मुझे एक अजम्पशन लिखनी पड़ेगी, एडमिन overheads are assumed to be related with प्रोडक्शन। हमने ऐसा माना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, और पूरे चैप्टर के लिए हमें यही अजम्पशन लेकर चलना है, ठीक बात है। इनफैक्ट यूँ कहिए कि आप पूरे कॉस्टिंग सिलेबस में जब भी कॉस्ट शीट की बात आएगी तो ये जो कॉस्ट शीट मैं आज बनाकर बता रहा हूँ यही आपको फॉलो करनी है। मतलब आपको एडमिन ओवरहेड को हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मानकर चलना है, एक्सेप्ट कॉस्ट शीट चैप्टर। वहाँ पर ऐसा होगा कि जैसा वो कहते हैं वैसा हम मानते हैं, ठीक है, कभी प्रोडक्शन से रिलेटेड मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, वो सब वहाँ की बात है ना। यहाँ तो हमेशा यहाँ पर तो हमेशा हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मानेंगे, ठीक बात है। और वो दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर लिखते थे वो सब यहाँ पर नहीं लिखना, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब खर्चे यहाँ पर नहीं, केवल एडमिन ओवरहेड लिखेंगे और COP आ जाएगा, ठीक है। अब COP में क्या करना है आपको, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करते थे, लेस करते थे क्लोजिंग फिनिश गुड, तो आपका आ जाता था क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी बुला सकते हैं आप इसे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आप ऐड करेंगे क्या, प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा सेल्स। सर ये कॉस्ट शीट तो हमको आती थी, भले ही आपको आती हो, पर मेरा काम है कि एक बार मैं आपको ये बता दूं, आप रिकॉल कर लो कि आपको याद है या नहीं है। इसी पर ये चैप्टर कहीं ना कहीं आधारित है, ठीक बात है। इसके जो मेजर हेड होते हैं वो देखो, एक तो ये प्राइम कॉस्ट आपको दिख रहा है, एक ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, इधर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल्स है ना, ये कैसे आते हैं ये सब अपन ने सीखा है पहले, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। उस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना उसका एक फ्लो समझाऊंगा, उसका एक सीक्वेंस समझाऊंगा कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसा कुछ अपन समझने वाले हैं, ठीक बात है। तो उसको समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, उसके बाद लेजर बताऊंगा, तो एट दी एंड आपको सबको समझ में आ जाएगा, है ना। इनिशियली आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चलो तो वो समझते हैं क्या होता है। फिर देखो क्या होता है, एक यहाँ पर है सपोज अपना क्या, स्टोर रूम है, स्टोर रूम है, इसको लिख देता हूँ स्टोर रूम, ठीक है, ये हो गया आपका स्टोर रूम।
ठीक है। ये हो गया आपका वेजेस वाला रूम, ठीक है, जहाँ मजदूरी रखी हुई है, ठीक है, मजदूरी का खर्चा हो गया, वेजेस का खर्चा हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है साहब। यहाँ पर सपोज अपन लिख लेते हैं क्या, आपका फैक्ट्री, ये है आपकी क्या, फैक्ट्री, ये हो गई आपकी फैक्ट्री, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, आप देखो क्या होता है। जैसे कि सपोज़ आपने माल ख़रीदा, आप माल किससे ख़रीदेंगे, सप्लायर से, तो यहाँ पर मैं सप्लायर भी बना देता हूँ, ये हो गया आपका सप्लायर, ठीक है। मान लो आपने सप्लायर से माल ख़रीदा, तो सप्लायर से जब आप माल खरीदें तो माल कहाँ आएगा, स्टोर रूम में, ठीक बात है। तो स्टोर बढ़ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टोर में दो टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। मतलब ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जो इनडायरेक्ट पर्पज़ के लिए यूज़ हो, और ऐसा भी हो सकता है जो डायरेक्ट पर्पज़ के लिए, मतलब प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हो, ठीक है। तो स्टोर रूम से अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट मटेरियल की, तो वो सीधा फैक्ट्री में आएगा, मतलब प्रोडक्शन में यूज़ होगा। सपोज़ आप पेन बना दी, तो प्लास्टिक आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल तो आ जाएगा सीधा कहाँ पर, फैक्ट्री में। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, तो देखो मैंने आपको बताया है, जो आपका पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनकी ना अलग से उनको नहीं लिखा जाता है, इनडायरेक्ट खर्चों को अलग से नहीं लिखा जाता है, बल्कि क्या करते हैं, सारे इनडायरेक्ट खर्चों का टोटल करके उन्हें एक नाम दे दिया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम पता है क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा उसको पहले यहाँ भेजते हैं, ठीक बात है, उसको हम यहाँ भेजते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, और ये हमारा बन गया क्या, डिब्बा, ठीक है। तो भाई जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जाता है, पहले फैक्ट्री ओवरहेड में। वो अलग बात है कि अल्टीमेटली फैक्ट्री ओवरहेड भी कहाँ आने वाला है, फैक्ट्री में ही आने वाला है, ठीक बात है भाई। अल्टीमेटली हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले तो हर खर्चा प्रोडक्शन पर ही चार्ज होना, ये तो कन्फर्म है। बस इतना फ़र्क है कि डायरेक्ट खर्चा हम अलग लिखते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे को टोटल करके हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम उसको प्रोडक्शन पे चार्ज कर देते हैं। अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन पे चार्ज करना ही है, ठीक बात है, ओके। तो भाई अब मैंने क्या क्या बता दिया, सप्लायर से माल खरीदा तो स्टोर रूम में आ गया। अब अगर आप डायरेक्ट पर्पज़ के लिए माल यूज़ करोगे तो सीधा आ जाएगा फैक्ट्री में, प्रोडक्शन पे चार्ज कर देंगे। और अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करोगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर रूम से पहले कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के घर जाएगा। मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, और फिर ये भी कहाँ जाएगा, फाइनली फैक्ट्री में आ जाएगा। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड भी फाइनली कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री में, और प्रोडक्शन पे चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे वेजेस का हो, सपोज टोटल वेजेस का खर्चा आया 1 लाख। अब 1 लाख में से मान लो जो आपका 70,000 का खर्चा है वो डायरेक्ट खर्चा है, तो सीधा प्रोडक्शन पे चार्ज कर देंगे, तो डायरेक्ट वेजेस तो ये आ गई। बताओ इनडायरेक्ट वेजेस का क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो पहले कहाँ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में। हाँ सर, हमको इतना समझ में आ गया कि डायरेक्ट खर्चा अलग अलग हम प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट खर्चे को हम पहले ओवरहेड बनाते हैं, मतलब उसका टोटल करके ओवरहेड लिख बोलते हैं उसे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे सबको इकट्ठा करके फैक्ट्री ओवरहेड नाम देंगे, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करेंगे, फैक्ट्री पे, मतलब फैक्ट्री में ले आएंगे और प्रोडक्शन पे चार्ज कर देंगे, ठीक बात है। तो ये हमारा फ्लो है। अब आगे चल के देखो क्या होता है। अच्छा, फैक्ट्री को ये लोग शब्द यूज़ करते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। सर ऐसा क्यों, वर्क इन प्रोग्रेस क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु अगर फैक्ट्री के अंदर है, इसका मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो विद इन दी फैक्ट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो इनकम्प्लीट है। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो फैक्ट्री के बाहर निकल जाता ना, वो तो वेयर हाउस में चला जाएगा, गोडाउन में रख देंगे हम उसे, जब जहाँ पर बना हुआ माल रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो कोई चीज़ फैक्ट्री के अंदर है मतलब वो WIP में अभी है ना, ओके। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ है हमारा क्या, वेयर हाउस। वेयर हाउस जहाँ पर फिनिश्ड गुड्स रखे हुए हैं, तो इसको नाम देता हूँ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। लो भाई, ये बड़ा सा हमारा वेयर हाउस हो गया, ठीक है। तो फैक्ट्री से माल निकल के कहाँ आएगा, फिनिश्ड गुड में आएगा या वेयर हाउस में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप ये डायग्राम समझ लेते हैं ना, अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा जर्नल एंट्रीज को समझना या लेजर को समझना, पूरा सिस्टम ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन WIP से कहाँ आ गए, फिनिश गुड में आ गए, ठीक है। अब समझना, अब
इधर रखा है सपोज आपका साइड में कौन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहाँ चार्ज होता है, फिनिश गुड पर चार्ज होता है। अब जानते हैं ये बात। देखो कॉस्ट शीट चेक करो आप, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं आप क्या होता है, बने हुए माल की लागत। मतलब देखो आप जो COP है ये भी फिनिश गुड है, समझ रहे हो, ये वो फिनिश गुड है जो इस बार बना है, जो फिनिश गुड इस बार बना है ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है, इस बार बना है, ठीक है। और ओपनिंग फिनिश गुड मतलब जो पिछली बार बन गया था पर बिक नहीं पाया, क्लोजिंग फिनिश गुड मतलब जो इस बार बचा है, बिक नहीं पाया इस वजह से, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो फिनिश गुड इस बार बनी है उसकी लागत, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो फिनिश गुड की कॉस्ट का पार्ट बनता है ना, तो इसलिए हमने क्या करा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी कहाँ भेज दिया है, फिनिश गुड पर चार्ज कर दिया है, उसके पास भेज दिया है, ठीक है। तो फैक्ट्री से माल कहाँ आ गया, फिनिश गुड में बनकर, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहाँ पर आ गए हैं, फिनिश गुड में। अब क्या होगा भाई, आगे चल के देखो क्या होगा, फिनिश गुड जरूरी तो नहीं है कि पूरे पूरे बिक जाएं, कुछ बिक जाएंगे कुछ बच जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो आगे चल के हम अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ये क्या हुआ, ये कौन सा अकाउंट है, देखो यारो ऐसे समझ लो आप, एक हिंट देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास जो माल रखा है वेयर हाउस में वो है सपोज 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख रुपए का माल है। अब हो सकता है लास्ट में 2 लाख बच जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख जो है वो आगे ट्रांसफ़र हुए हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। समझ पा रहे हैं बात को, 8 लाख का, इस 8 लाख का मतलब ये हुआ कि 8 लाख का माल बिका है, ठीक बात है। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल मतलब जो माल बेचा है उसकी लागत। तो इसमें हम एक चीज़ और भेज देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बताओ क्यों भेजते हैं, क्योंकि अगर आपको ये 8 लाख का माल बेचना है तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तो करना पड़ेगा ना यार, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना, एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये माल बिकेगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, फिनिश गुड से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल में भेजते हैं तो क्या क्या भेजते हैं, 2 चीज़ें। एक तो फिनिश गुड जो बिका है वो, तो भाई 10 लाख का माल था, 2 लाख का बच गया, मतलब 8 लाख का हमने कहाँ भेज दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल में। मतलब 8 लाख का माल बिका है इसलिए नाम दिया कॉस्ट ऑफ सेल। पर 8 लाख का माल बेचने के लिए सपोज हमें 50,000 का खर्चा और करना पड़ा, तो हकीकत में कॉस्ट ऑफ सेल कितना हुआ, 8,50,000। समझ पा रहे हैं हम, ओके। अब कॉस्ट ऑफ सेल किधर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल किधर जाएगा, तो इसके लिए मैं बना देता हूँ आपको कॉस्टिंग P&L, ठीक है। तो ये है सपोज आपका कॉस्टिंग P&L। तो वही बात है, P&L ही होता है, बस इतना समझ लो कि कॉस्ट में बनाते इसलिए नाम दे देते कॉस्टिंग P&L। तो एक काम करते CPL लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, ओके। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल किधर जाएगा, CPL के डेबिट में, ध्यान से। अरे सर खर्चा तो डेबिट में ही जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल तो डेबिट में ही जाएगा ना, हाँ। और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, सेल्स जाएगा। तो सपोज कॉस्ट ऑफ सेल है सपोज 8,50,000, ठीक है, 8,50,000। तो ये 8,50,000 हो गया डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। और सपोज ये माल आपने क्या करा, मान लो सपोज 12 लाख में बेच दिया, ठीक बात है। तो जो भी प्रॉफिट आना होगा, सपोज इस केस में अपना कितना आएगा, 3.5 लाख आएगा, तो ये प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके मन में ऐसा जरूर आएगा कि यार हमको कम समझ में आ रहा है, आएगा कम, लेकिन आप वेट करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस इंतजार करना थोड़ा सा, है ना, आराम आराम से बातें होंगी। डन। तो आपने एक अंतर दिखा, एक बड़ा डिफरेंस आपने ऑब्जर्व करा। आप जब अपना वाला अकाउंट पढ़ते हो, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंट, जब आप वो पढ़ते हो, तो आप देखना आपके ट्रेडिंग P&L में बहुत सारे खर्चे लिखे होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, परचेज, पता नहीं ना जाने कौन कौन से खर्चे होते हैं। पर आप यहाँ देखो कॉस्टिंग P&L में क्या होता है, सीधा एक ही खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल, बस। इसमें सब कुछ जुड़ गया। हमने क्या करा, एक जगह से स्टार्ट करा, उसमें छोटे छोटे खर्चे सब कुछ जोड़ते 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 आखिरी में एक बड़ा सा बंच बना लिया, जिसे हमने नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में सारे खर्चे बिक गए। और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जो माल बेचा गया उसकी कॉस्ट, ठीक बात है। तो एक बड़ा अंतर क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रेडिंग P&L में बहुत सारे आइटम होते हैं और ट्रेडिंग अलग बनता है, P&L अलग बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ही बनता है कॉस्टिंग P&L, और उसमें क्या होता है, सीधा एक ही वर्ड आता है कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें सारी कॉस्ट जुड़ चुकी होती है, ठीक बात है। चलो इस डायग्राम को एक बार और बता देता हूँ, देखो क्या हुआ, आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई आपका ये स्टोर रूम है, आपने सप्लायर से माल ख़रीदा, तो ये क्या हो गया, आपका स्टोर बढ़ गया, ठीक बात है, ओके। अब स्टोर रूम में माल आ चुका है, स्टोर रूम से जो डायरेक्ट मटेरियल आप इशू करोगे वो सीधे प्रोडक्शन पे चार्ज करना है, फिनिश गुड या जो भी हम बनाएंगे उस पर चार्ज करना है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल सीधे कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, WIP में जाएगा, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो पहले कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ आएगा, आपका फैक्ट्री पर आएगा, या फिर बाद में प्रोडक्शन पर चार्ज किया जाता है।
सिमिलरली वेजेस के केस में भी यही होगा। वेजेस सपोज 10 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख की मजदूरी पे करी, उसमें से 8 लाख की मजदूरी डायरेक्ट मजदूरी है, डायरेक्ट वेजेस है, तो उसको सीधे चार्ज कर देंगे काय पर, प्रोडक्ट पर चार्ज कर देंगे या सर्विस पर, जो भी है फैक्ट्री में हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है उसे हम क्या करेंगे, पहले कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। अब क्या होगा, सारे इनडायरेक्ट खर्चे इकट्ठे हुए कहाँ पर, इस वाले रूम में, ये इस रूम का सारा खर्चा कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री में फाइनली हम चार्ज कर देंगे प्रोडक्ट पर, ठीक बात है। तो अल्टीमेटली खर्चा प्रोडक्ट पर ही चार्ज होना है, बस फ़र्क इतना है कि डायरेक्ट खर्चा अलग अलग चार्ज होगा, डायरेक्ट मटेरियल अलग, डायरेक्ट वेजेस अलग, और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो पहले सब फैक्ट्री ओवरहेड में एकत्रित हो जाएंगे और फिर फाइनली जाएंगे कहाँ पर, फैक्ट्री में, और प्रोडक्ट पर चार्ज होंगे, ठीक है। ओके, फिर क्या होगा, फैक्ट्री से माल बनकर कहाँ आ जाएगा, वेयर हाउस में आ जाएगा, जिसे हम फिनिश गुड कहेंगे, ठीक बात है। अब वेयर हाउस अकाउंट लिखना जमेगा नहीं तो अपन फिनिश गुड अकाउंट बोलेंगे उसे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, भाई ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी तो अल्टीमेटली फिनिश गुड के लिए हुआ है ना, तो वो भी तो हम उस पर चार्ज करेंगे, वो भी तो हमें कस्टमर से मांगना ही है, तो हमने क्या करा, इसको भी चार्ज कर दिया और कहाँ भेज दिया, फिनिश गुड अकाउंट में भेज दिया, ठीक बात है। तो फैक्ट्री से जो माल बन के आया वो भी आ गया फिनिश गुड में, और एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड है वो भी आ गया आपके फिनिश गुड में, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, अब भाई ये जो माल आपको बेचना है, तो जितना माल बेचोगे आप उतनी लागत कहाँ आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में। अब कॉस्ट ऑफ सेल, भाई माल बेचोगे तो आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी होगा, तो ये भी कहाँ चार्ज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो ऐसा करके टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो मैंने बताया था फिनिश गुड 10 लाख का रखा हुआ है सपोज, उसमें 2 लाख का बच गया, आपने 8 लाख का आगे भेज दिया, तो 8 लाख का माल आया और प्लस 50,000 का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया, 8,50,000, समझे आप बात। ये 8,50,000 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्टिंग पेंडल के डेबिट साइड में, इधर आ जाएगा आपका सेल्स, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट, है ना। कुछ एक रफ आइडिया में दे रहा हूँ, इसमें एग्जैक्ट में बहुत डिटेल में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी अननेसेसरी बात इधर उधर घूमेगी। तो अपन क्या करते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, आगे और बातें बताऊँगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बस आप वेट करो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ओके।